हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। जनरल स्टडीज़ की एक सीरीज शुरुआत कर रहे हैं जिसमें बात करेंगे इनके कोर सब्जेक्ट की। जीएस के कोर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट होती है। तो इनके सिलेबस में जो कीवर्ड मेंशंस है इसको हम अपने वीडियोस में चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी से हम अपनी इस वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट भी है, इस वजह से इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक दो कीवर्ड को समझते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, या स्टेट यानी राज्य जो हम समझते हैं वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार क्या परिभाषा है राज्य की। इन दोनों से जुड़ा शब्द एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या शब्द है, क्या कहना चाहता है, तो शुरुआत करते हैं। स्टेट क्या होता है। देखिए 1947 को इंडिया ब्रिटिश से आज़ादी मिलती है। 1947 से पहले हमारी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम यानी जो हमारी राजनीतिक गतिविधि, कानून बनाने की प्रक्रिया और उसको लागू करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वो अपने हिसाब से हमारे लिए कानून वगैरह बनाती थी और अपने हिसाब से चलाते थे। अब 1947 को ब्रिटिश भारत छोड़ के जा रहे थे। अब उसकी जगह कौन लेगा, तो देश की जनता ने इसका हल निकालने के लिए कुछ ग्रुप लोगों के एक ग्रुप को चुना, वोट करके चुना। हमने वोट किया और चुना। उस ग्रुप को ये अथॉरिटी दी गई, ये उस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी को एक अथॉरिटी, ये पावर दिया गया कि आप देश की जनता के हित में कुछ फैसले, कुछ कानून वगैरह बनाइए ताकि हम आगे चल के हमारा देश डेवलप करे। तो उस ग्रुप को हम सभी जानते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नाम से। उस ग्रुप ने देश की जनता के रिस्पेक्ट में फैसले किए, कानून बनाए, उस कानून को लागू भी किया और आपस के वाद विवाद को सुलझाने के भी काम किया। अगर बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तीन तरह से फंक्शंस किया। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर करती है, एग्जीक्यूटिव का काम किया, उस कानून को लागू किया, जुडिशियल फंक्शंस किया, जो न्याय की प्रक्रिया होती है, जुडिशियल फंक्शंस का काम किया। उस ग्रुप को हमने कॉन्स्टिट्यूशंस ने स्टेट कहा। यानी स्टेट की एक ब्रॉड मीनिंग निकल के आ रही है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी सभा जो लोगों के आधार पर लोगों के लिए कुछ डिसीजंस लेती है और उस डिसीजंस को लागू लोगों पर करती है और उसके आपस के वाद विवाद को सुलझाने का काम करती है, तो उसको स्टेट कहा जाता है। देखिए स्टेट का जो फंक्शन होता है प्राइमरी, वो दो तरह से, प्राथमिक फंक्शंस वो दो ही तरह से होता काम करता है स्टेट। पहला तो स्टेट एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन से बचाने की कोशिश करता है। क्या मतलब है इस बात का, जैसे कल को इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी हो जाती है, इंडियन गवर्नमेंट की, कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करे। तो इस ये जो काम करता है स्टेट, उसको हम कहते हैं स्टेट का पुलिसिंग फंक्शंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे पुलिसिंग फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो स्टेट फंक्शंस करता है, प्राइमरी फंक्शंस, वो होता है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इम्प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव ऑफ पीपल, जिसको हम वेलफेयर स्टेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे मनरेगा, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वेलफेयर स्टेट के। इनका ये तो पॉजिटिव व्यू हमने देखा, सकारात्मक पक्ष को, कि वो लोगों के हित में फैसले करता है, लोगों की अच्छाई के बारे में सोचता है, लोगों के लिए कानून बनाता है। अगर क्या हो, लोगों ने स्टेट को पावर दिया और उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करने लगे या अपनी इच्छाओं के अनुसार उसका इस्तेमाल करने लगे, या लोगों के साथ, सिटीजन्स का स्टेट के साथ क्या रिलेशंस होगा, उस पर लिमिटेशंस कौन लगाएगा, इन सारे सवालों के जवाब का जो हल होता है वो होता है संविधान। यानी संविधान का एक फंक्शन हमको समझ में यहाँ आ रहा है कि संविधान स्टेट को लिमिट करता है और उसको गाइड करता है, उसको दिशा निर्देश देता है कि आपको किस तरह से काम करना है। प्लस लोगों के साथ का रिलेशन, सिटीजन से रिलेशंस किस तरह का होगा, वो इन सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बताता है। अब एक सवाल आना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों चाहिए। 1947 से पहले तो कोई कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं थी, फिर भी तो हम
ज़िंदगी गुजार ही रहे थे। अभी ऐसा क्या हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हम अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देखें अगर, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है देखने को, विविधता। अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस धर्म को मानने वाले, अलग रंग को पसंद करने वाले, अलग भोजन को पसंद करने वाले लोग रहते हैं। तो इन सारे लोगों की इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी हम एक सोसाइटी में एक डोर में बंधे हुए रहते हैं। रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशंस। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें वो कानून दिया जिससे हम एक साथ मिल के रहें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए ग्रुप है, ए है, इसकी संख्या 70 है, और ग्रुप बी है, इसकी संख्या 30 है। बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि 70 वाले ग्रुप 30 वालों को दबाने की कोशिश करेंगे, कई तरह से उनकी इच्छाओं को दबाएंगे। हो सकता है किसी भाषा को बोलने से वो मना कर ले, उनकी जो अपनी भाषा को दबाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है किसी एक कलर के कपड़े को पहनने के लिए वो मजबूर कर दें। तो इस तरह से कई सारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि उस समाज को एक साथ मिनिमम कोऑर्डिनेशंस होनी चाहिए कि समाज एक साथ जोड़ के रहे और विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिकली क्या क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, कि एक देश की वो एक फंडामेंटल लॉज होता है, उस देश के बेसिक फ्रेमवर्क और कोर प्रिंसिपल उस लॉज में होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, फंडामेंटल लॉज का मतलब वो बुनियादी कानून जो एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है। अगर एग्जांपल में समझते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35, 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स जो एक इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है वो दिखाता है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को लिमिट करता है। स्टेट कल को आर्बिट्री लॉज, कुछ उल्टा सीधा कानून ना बनाए, या कल को स्टेट अपने हिसाब से कानून ना बनाए। हम जो सरकार चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो एग्जीक्यूटिव अगर अपने मनमाने तरीके से काम ना करे, इसके लिए संविधान उसको रोकती है, बाउंड करती है। सिटीजन्स को राइट देता है, जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 में देखिएगा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सारे राइट्स जो है हमें संविधान से ही मिले हैं। अब बात करते हैं संविधान फंक्शंस करे इसके लिए क्या क्या होने चाहिए। दो चीज़ें तो हमने देख ही लिया कि स्टेट को लिमिट करता है, दूसरा है कि एक बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए जो समाज को जोड़ के रखे। तीसरा क्या होना चाहिए कि उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात क्लियरली लिखित होनी चाहिए कि कानून बनाने वाले लोग कौन होंगे, उस कानून को लागू करने वाले लोग कौन होंगे। दूसरा है कि जुडिशरी का काम कौन करेगा। चौथा चीज़ क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस की आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अगर प्रियम्बल्स को देखते हैं तो प्रियम्बल में हमारी आइडियोलॉजी, हमारे देश की विचारधारा दिखेगी और हमारे देश का फिलॉसफी दिखता है। ये तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस को फंक्शंस करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन सफल होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। हम तब से कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए कि संविधान लिखने वाले लोगों को अगर कानून की ही जानकारी ना हो, कुछ ऐसे लोग हो जो इलिटरेट हो, एजुकेटेड ना हो, और वो कल को कोई रूल्स रेगुलेशंस बना दे, तो समाज उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए पहला कंडीशन संविधान को सक्सेस होने के लिए चाहिए कि ऐसे लोगों के द्वारा जो लिखी गई हो, जो कानून के बारे में जानकारी रखते हो, जो पॉपुलर हो, जिसको क्रेडिबिलिटी हो। आप हमारे संविधान सभा को देखेंगे, जैसे B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, H.M. कुंजरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग दिग्गज लोग थे जो कानून को अच्छी नॉलेज थी इनके पास कानून की। नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि लॉ दैट हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन, मतलब कानून जो है ना सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। सोसाइटी में जितने भी माइनॉरिटी हो या बहुसंख्यक हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ कानून संविधान में लिखित होनी चाहिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ST SC के लिए रूल्स रेगुलेशंस है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, वीमेंस के लिए है। तीसरा जो होनी चाहिए सक्सेस के लिए कि लोग उस संविधान को रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए, इस शब्द को हम आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड
एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, रिजिड येट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड क्यों होना चाहिए? ताकि कल को स्टेट या सरकार अपने मन मुताबिक अपने विल्स और फैंसी के लिए उसको अमेंडमेंट ना कर दे, इसके लिए रिजिड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? फ्लेक्सिबल इसलिए कि समय के अनुसार सोसाइटी की नीड्स चेंज, ओरिएंटेशंस चेंज होती है, तो उन न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तो हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। हमने बात किया कि स्टेट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। तीसरा जो शब्द बचा वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये दोनों से लिंक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका एक ब्रॉड मीनिंग होता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस की चार दीवारी के अंदर रहकर ही फंक्शंस करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक ब्रॉड मीनिंग होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान राज्य पर लिमिट करता है, राज्य को मजबूर करता है संविधान की चार दीवारी के अंदर रहकर काम करने के लिए, ताकि कल को राज्य अपने कॉन्ट्ररी लॉज वगैरह, कुछ भी आर्बिट्री लॉज वगैरह ना बनाए। दूसरा है कि अपने इच्छाओं के अनुसार वो काम ना करे। तो हमने अपने वीडियोस में तीन चीज़ों के बारे में आज जाना, स्टेट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स क्या क्या हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।